तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि हम पहली क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर का पहला सब टॉपिक कौन सा है? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया है कि एक्सप्लेन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विद डायग्राम। ये बाइलिंगुअल है, पर ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें ज़्यादातर आपको इंग्लिश के वर्ड से दिखेंगे और ये वर्ड्स मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है? तो आप पहला हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर की वह मूल संरचना है जिसमें यह बताया जाता है कि इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और आउटपुट यूनिट किस प्रकार आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा डेटा और फ्लो कैसे होता है ये समझाया जाता है। मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं ना, कि कैसे हम इसमें दिखाते हैं कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू में हम क्या करते हैं? पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग करता है और आप आउटपुट हमको देता है, ठीक है? इसको और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसा कि एक्सप्लेन द बेस फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड देयर रिलेशनशिप। कंप्यूटर के जो भी बेसिक फंक्शनल यूनिट है उनको बताता है और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे मिलकर काम करते हैं, ये बताता है। कौन? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है? अब इसमें जो भी कंपोनेंट हैं आप उनके कंपोनेंट के बारे में भी एक-एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है? तो पहला जो होता है वो है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है? यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में बदल देता है। दूसरा क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है? हम बोलते हैं ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर देता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम ही क्या है? स्टोर करना। लेकिन क्या-क्या स्टोर करता है? ये प्रोग्राम्स जिस पर हम रन कर रहे हैं जिस प्रोग्राम को, वो भी डेटा, इंटरमीडिएट, रिजल्ट, इन तीनों को ही स्टोर करने का काम करता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो सीपीयू के अंदर की मेमोरी है, मेमोरी यूनिट, ये वाली जो है ये कौन सा यूज होता है? मेनली रैम, रजिस्टर, ये सब यूज होते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में उसे होके सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, तब वहाँ पर डेटा कैसा हो जाता है? परमानेंट स्टोर हो जाता है, ठीक? और चौथा जो फंक्शन है वो है ये आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कैसे काम करता है? तो अब हमारे पास क्या हो गया? हमने इनपुट दिया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग किया, अब हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या? आउटपुट। अब ये आउटपुट जो है, अगर वो मशीन रीडेबल फॉर्म में रहे तो हमको तो समझ नहीं आएगा, है ना? तो हमारा आउटपुट यूनिट क्या करता है? हमको इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के साथ-साथ यूज़र के लिए वो जो मशीन लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाता है, ताकि वो हमको, हम जिस लैंग्वेज में इनपुट दिए थे उस लैंग्वेज में दिखे और हमको फिर चीज़ें समझ में आए, ठीक है? तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम था किसका? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। वैसे ही आप सीपीयू का भी अगर पूछे तो आप इनके बारे में अलग से बता सकते हैं। सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू क्या होता है, इसके तीनों कंपोनेंट के बारे में बता सकते हैं और इंडिविजुअल कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, एएलयू का काम क्या है, मेमोरी यूनिट का काम क्या है, ये ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है? तो पहले क्वेश्चंस में आप इतना अगर सॉल्यूशन लिखते हैं, इतना आंसर लिखते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में यहाँ पर मैं दे दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब इसको ना 2 तरीके से पूछ सकता है। पहले तो बोल सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? तब भी आपको क्या करना है? यही चीज़ ही बताना है। और अगर वो पूछा कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है? तब भी आपको क्या करना है? सेम चीज़ ही बताना है, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या की हूँ, आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ या डबल ना पढ़ना पड़े, बोल के मैं एक साथ क्वेश्चन यहाँ पर रख दी, ठीक? तो पहला क्वेश्चन तो सीधे टाइप्स ऑफ मेमोरी में से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद अ नीट डायग्राम, ऐसा भी पूछ सकता है। तब भी आप क्या कर सकते हो? सेम इसी आंसर्स को लिख सकते हो। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम पैटर्न क्या रखें? पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो भी पूछा उसके बारे में बताएँगे और हो सके तो उसका एग्जाम्पल और डायग्राम बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम की वह व्यवस्था है जिसमें यह बताया जाता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को अलग-अलग मेमोरी यूनिट में कैसे स्टोर किया जाता है। बेसिकली क्या होता है ये? अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स होता है कंप्यूटर सिस्टम में। कैसे, कौन सी मेमोरी का यूजेस है, कब हम उसको यूज़ करेंगे, है ना? ये सब चीज़ें बताएगा, अलग-अलग मेमोरी का अरेंजमेंट बताता है कौन? कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर
हमने तो बेसिकली 2 ही पढ़ा है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और उसके बाद उसके सब मेमोरीज़ में हम ये पढ़ते थे कि रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी होता है। पर एनसीईआरटी में ना इसी तरह से दिया है, तो इसलिए आप इसको इसी तरह से ही एग्ज़ाम में लिखिएगा। पहला क्या होता है, रजिस्टर। तो आपको पता है रजिस्टर कहाँ पर होता है, तो ये सीपीयू के साथ में ही होता है, और सीपीयू जो भी काम करता है, उसके रिजल्ट्स को स्टोर करने का काम जो है वो करता है रजिस्टर, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे पहले तो ये फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट होता है ना? तो यहाँ पर ये सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी यूनिट है, सबसे फास्ट है, ठीक है? और दूसरा पर्पस क्या है? ये प्रोसेसिंग के दौरान इमीडिएट डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, ठीक है? सीपीयू ने अभी करंटली जिस पर वर्किंग किया है, उस डेटा को या फिर उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को रखने का काम कौन करता है? रजिस्टर। जैसे आप एक्यूमुलेटर वगैरह पढ़ते हैं, ये भी क्या है? रजिस्टर ही है ना? यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया है, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, ये सब क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, जो सीपीयू को उसके एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? दूसरा जो मेमोरी होता है वो होता है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी इसका मैं ना एक आपको हायरार्की बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको इजीली ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो कैसा होता है, एक मिनट में ड्रॉ यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है सीपीयू, ठीक है, जो कि कर रहा होता है प्रोसेसिंग, और इसके कामों के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेमोरीज इसको अलोकेट करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कैश मेमोरी, सबसे पहले है ना, कैश मेमोरी होता है, ठीक। अब कैश में अगर डेटा नहीं है तो सीपीयू कहाँ पर ढूंढता है, तो वो ढूंढता है रैम में, और अगर रैम में भी डेटा नहीं है तब हम कहाँ पर जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, है ना? तो सबसे फास्टेस्ट जो सीपीयू के पास होगा वो वाला मतलब मेमोरी होगा, जो कि है रजिस्टर, है ना, जहाँ पर हम इंटरमीडिएट डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखते हैं। अब सीपीयू के पास मान लो कोई प्रोग्राम आ गया जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो सबसे पहले हम कहाँ पर फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि वो रैम में कैश में है क्या। अगर वो कैश में है तो हम सीधे उठा के सीपीयू को वो डेटा दे देते हैं, और सीपीयू हमको क्या कर देता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वापस डेटा को स्टोर करने के लिए कैश को दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर कैश में नहीं है तब हम कहाँ से लाते हैं उसको, रैम से कैश में, और फिर कैश से सीपीयू, है ना? तो यहाँ पर होता है कैश मेमोरी, याद रखिएगा। तो यहीं पर ये बोल रहा है कि जो कैश मेमोरी है ये बफर के जैसा काम करता है, यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित है। जैसा कि हमने देखा, ये है सीपीयू और ये है क्या, रैम। रैम को ही क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, जिसके बीच में यहाँ पर कैश मेमोरी होता है। ये हाई स्पीड बफर का काम करता है। बफर का काम क्या होता है कि डेटा को टेम्परेली स्टोर करना। अब देखिए होता क्या है कि सीपीयू जो है वो बहुत ज़्यादा होता है फास्ट, है ना? और रैम जो होता है सीपीयू के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है ना? तो हम ऐसा चाहते हैं कि इंटरमीडिएट का कुछ हो जो कि इन दोनों के स्पीड को थोड़ा सा क्या कर दे, मेंटेन कर दे। वही काम करता है कैश, ठीक। अब परफॉर्मेंस इसमें फ्रिक्वेंटली एग्जिस्ट डेटा को ही रखा जाता है ताकि सीपीयू की स्पीड बढ़ सके, ठीक है। फ्रिक्वेंट में अभी जो डेटा यूज होना है हम क्या करते हैं, केवल उसको कैश में रखते हैं ताकि कैश सीधे उसको सीपीयू को दे और सीपीयू जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, ठीक है, और एफिशिएंट वे में सीपीयू का यूज होता है। अब तीसरा जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो तरह के होते हैं ना, जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। पहला तो होता है रैम, फुल फॉर्म आपको पता है। अब ये होता है वोलाटाइल। अब वोलाटाइल का मतलब भी आपको पता है कि अगर पावर ऑफ हो गया तो यहाँ पर जो भी डेटा है वो हो जाता है इरेज, है। और दूसरा होता है रोम। अब रोम क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल, मतलब यहाँ पर डेटा अगर पावर ऑफ हो गया तब भी परमानेंटली स्टोर रहेगा। और कहाँ पर काम आता है रोम, तो ये बूटस्ट्रैप कोड, जो स्टार्टिंग का कोड होता है ना, जिससे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप कोड। वो कहाँ पर रहता है, रैम में, रोम में। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है ना, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट स्टोरेज है। तो किस तरह का है ये, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसमें जो भी डेटा है वो कैसा रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक। अभी लार्ज कैपेसिटीज का फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इसका फीचर है बोल सकते हो। इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा अधिक होती है, मतलब आप सबसे ज्यादा डेटा किस में रख सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक डायग्राम दी हूँ, आपको इस डायग्राम को देख के सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप देखना कि कई बार ना वो स्पीड और टाइमिंग, एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या करने को देगा, मान लो अरेंज करने को देगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका ये वाला जो है डायग्राम पूरा काम आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो सबसे कॉस्टली कौन सा होता है, जो सबसे फास्ट होता है। तो जब से फास्ट जो होगा वही सबसे कॉस्टली होगा, ठीक है। और सबसे स्लो होगा
जैसे जैसे स्लो होता जाएगा हमारा मेमोरी, वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, चीप होता जाएगा, है ना। अब इसके बाद और क्या चीज है कि अगर वो फास्ट है तो स्टोरेज जो है उसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेस स्टोरेज। तो जैसे जैसे लेस स्टोरेज होता जाएगा वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, चीप होता जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करके दिखा, जैसे कि सीपीयू जो है, सीपीयू रजिस्टर जो है वो सबसे क्या है, फास्टेस्ट है ना। तो सबसे फास्टेस्ट है मतलब सबसे कॉस्टली भी है। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम कॉस्टली कौन सा है, कैश मेमोरी, क्योंकि इससे थोड़ा सा कम फास्ट है ना। उसके बाद है मेन मेमोरी, उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी में, ये तीनों, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगा तो वही सबसे कॉस्टली होगा, ठीक। और अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टोरेज किसका है, तो सेकेंडरी मेमोरी का है। तो ये क्या होगा, सबसे चीपर होगा, मतलब सबसे सस्ता होगा। इससे थोड़ा सा महंगा कौन सा होगा, रैम होगा, ठीक है। और इससे थोड़ा महंगा क्या हो जाएगा, कैश। और सबसे ज़्यादा महंगा जो होगा वो होगा रजिस्टर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बस इतने को, तो फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया है ना कि दो अब डिफरेंस यहाँ पर मैंने रखा है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, रैम और रोम में, ठीक है। डिफरेंस आप जरूर से पढ़ के जाइएगा क्योंकि डिफरेंस पूछता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने बेसिस यहाँ पर सेट कर दिए हैं कि किस बेसिस पे हम कंपैरिजन करें। आप चाहे तो एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप केवल इन दोनों टेबल को भी रखेंगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। इन दोनों कॉलम से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर सीपीयू की एक्सेसिबिलिटी के आधार पर देखें तो हमारा जो सीपीयू से डायरेक्ट कौन इंटरेक्ट करता है, मेन मेमोरी, है ना। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। यहाँ की डेटा पहले रैम में जाती है ना, और रैम से फिर वो सीपीयू को मिलती है, जैसे मैंने ऊपर के डायग्राम में आपको बताया था। अगर आप नेचर देखें यहाँ पर डेटा का, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में, यह प्रोसेसिंग के दौरान करंट डेटा या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। जो भी आप करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उन डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्राइमरी मेमोरी होल्ड करता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, ये फाइल्स और प्रोग्राम को जो लॉन्ग टर्म स्टोर करना चाहते हो आप, उसको स्टोर करके रखता है, जो परमानेंटली स्टोर होना है जिन डेटास को, वो कहाँ पर रहती है, सेकेंडरी मेमोरी में। अब वोलाटाइल की बात करें तो आपको पता है प्राइमरी मेमोरी होती है वोलाटाइल, है बेसिकली रैम। ये जो होता है ये क्या होता है, वोलाटाइल होता है, मतलब कि पावर ऑफ होने पर डेटा जो है इरेज हो जाएगा। पर जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी वो होता है नॉन वोलाटाइल। अब इसमें क्या होगा, जो भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। स्पीड की बात करें तो अभी हमने देखा कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होगा, फास्ट एक्सेस स्पीड होगी इसकी, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी एक्सेस स्पीड जो है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होगी। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो हमने बात किया जो ज़्यादा स्पीड उसका कॉस्ट ज़्यादा, तो है ना, प्राइमरी मेमोरी का फास्ट है स्पीड तो ये क्या है, इसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, और ये स्लो है तो इसका कॉस्ट कम होगा, ठीक है। अब जैसे प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल होते हैं कौन कौन से, रैम होता है, रोम होता है और कैश होता है। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सब, ठीक है। अब वैसे ही रैम और रोम में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी है। नेचर की बात करें तो ये वोलेटाइल नेचर है और ये नॉन वोलेटाइल है ना। अब जो फंक्शन की बात करें तो ये प्रोसेसिंग के दौरान जो भी करेंटली प्रोग्राम्स और डेटा इनको होल्ड करेगा, और ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, उसको स्टोर करने का काम करता है कौन, रैम रोम, ठीक है। डेटा की मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसमें डेटा को आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रोम में जो डेटा है, अगर आपने एक बार रोम में कोई डेटा रख दिया, सेव कर दिया, तो उसको रीड तो आप कर सकते हो, लेकिन इनको चेंज करना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो ये भी टेम्परेरी स्टोरेज है, पर रोम जो है वो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, इसलिए परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत तेज होगी, है ना, लेकिन रैम जो है, रैम की तुलना में रोम की स्पीड थोड़ी सी धीमी होती है, ठीक है। ये था आपका बेसिक डिफरेंस। और मार्क्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, आप इतना ही रखिए, इससे आगे आप नहीं करिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोले, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ मेमोरी, एक्सप्लेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब आपको मेमोरी यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले बताना है कि क्या होता है मेमोरी यूनिट। तो वह स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और इंफॉर्मेशन की अमाउंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। अभी क्या काम करेगा, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो कितने अमाउंट में है, अगर वो आपको मेजर करना है तब आप मेमोरी यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है।
इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितना डेटा स्टोर है उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स ऑफ मेमोरीज का यूज करते हैं, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, लिक्विड चीजों को मापने के लिए लीटर का यूज करते हैं, है ना। जैसे आप गए किसी शॉप में, वहां पर दाल चावल आलू इसको मापने के लिए किलोग्राम का, केजी का, है ना। वैसे ही मेमोरी के कैपेसिटी को मापने के लिए हम जो यूज करते हैं मेमोरी यूनिट्स का, उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अब अगर इसमें देखिए तो आप इसके टाइप्स से पूछे ना, तो सीधे टाइप्स को बताओ। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है मेमोरी का, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट, है ना। अब ये कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है जिसका मान 0 या 1 होता है। ये शायद टाइर 1 के एग्जाम में पूछा भी था, है ना। उसके बाद सेकंड जो होता है वो क्या होता है, बाइट। अब हमको पता है 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के। अब इसके दोनों के बीच में ना एक निबल का भी आता है, तो निबल का भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि वन निबल इज इक्वल टू कितना होता है, 4 बिट होता है। ये आप याद रखिए, फिर भी एमसीक्यू में पूछ दे, ठीक है ना, इसलिए याद रखना कि 1 निबल कितने बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट जो है वो किसके बराबर होता है, 8 बिट किसके बराबर होता है, 1 बाइट के। अब वैसे ही अगर किलो बाइट की बात देखिए, अब मेनली ये क्यों यूज होता है, तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइट का यूज होता है। अब तीसरा है किलो बाइट और मेगा बाइट। अब यहाँ पर मैं यहाँ टेबल दे दी हूँ, इससे आप सीधे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर यूजेस बता रही हूँ, कहाँ पर हम कौन सी मेमोरी यूनिट का यूज करें, है। तो ये जो है केबी और एमबी, ये फाइल्स और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट आगे की और जो जिसकी कैपेसिटी और ज़्यादा है उनको देखें, लार्जर डेटा स्टोरेज वाले को, तो ये हार्ड डिस्क और सर्वर्स में इनका यूज होता है। आप ये जो टेबल है ना, इस टेबल को जरूर से देखिएगा। अगर आपको मेमोरी यूनिट पूछे तो ये टेबल पूरा बता देंगे, ठीक है। कि 1 बीट जो है, बीट का फुल फॉर्म हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, है ना। तो 1 बीट किसके बराबर होता है, या तो 0 या तो 1। 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट्स के। 1 केबी किसके बराबर होता है, तो 1024 बाइट्स। 1 एमबी किसके बराबर होगा, तो 1024 केबी। 1 जीबी किसके बराबर होगा, तो 1024 एमबी। 1 टीबी किसके बराबर होगा, 1024 जीबी। और 1 पीबी किसके बराबर होगा, 1024 टीबी। आप इतने पीबी तक के, 1 पीबी तक के करके जरूर चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है कि बीट और बाइट क्या होता है, बीट और बाइट्स को समझाइए और इनका इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर सिस्टम में, क्यों इम्पोर्टेंट है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखना है, सबसे पहले तो दोनों का डेफिनेशन बताना है आपको, है ना। तो बीट क्या होता है, तो बीट होता है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की सबसे बुनियादी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, उसको हम बोलते हैं बीट, है ना। अब ये क्या होता है, ये केवल 2 स्टेट्स को रखता है, या तो 0 या तो 1, जहां पर 0 को हम ऑफ मानते हैं और 1 को ऑन मानते हैं। उसके बाद अब रोल क्या है इसका, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि ट्रांजिस्टर इसी हाई लो वोल्टेज के आधार पर ही डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब डेटा की प्रोसेसिंग अगर करना है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, तो ये क्या करेगा, ये 0 1 जो बाइनरी बिट है इन्हीं का यूज करके ही करेगा, ठीक। अब बाइट क्या होता है, तो बाइट जो है 8 बिट के समूह होते हैं पहला तो। अब रिप्रेजेंटेशन, एक बाइट आमतौर पर एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको पता है, हमने पढ़ा है ना। जैसे ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बीट का यूज करेंगे, है ना। 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब मेमोरी मेजरमेंट कैसे होती है, तो कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी को मापने के लिए बाइट को ही ज्यादा हम लोग मानते हैं। अगर हम लोग देखें कंप्यूटर के, तो हम देखते हैं कि 8 बाइट, है ना, या एमबी में, जीबी में, केबी में ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो बाइट जो है वो क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का काम करता है। ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, बीट और बाइट का उपयोग करके ही टेक्स्ट, इमेज या जो भी आप डेटा देते हैं उनको समझता है। तो उसको बदलने के लिए डेटा रिप्रेजेंटेशन का यूज होगा। दूसरा एड्रेसिंग में यूज होता है ना। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है, हम, है ना। हम क्या करते हैं, हर डेटा को एक यूनिक मेमोरी लोकेशन में रखते हैं, क्योंकि हमारा जो सीपीयू है वो क्या करता है, हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज होता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हर किसी का लोकेशन यूनिक रखना पड़ता है, ताकि उससे हमको यूनिक डेटा की पहचान हो सके, ठीक है। जिसे बाइट एड्रेसेबल फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है, ठीक। स्टोरेज कैलकुलेशन में भी यूज होता है किसका, बिट और बाइट का।
यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी मेमोरी कितना डेटा स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिट और बाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हार्डवेयर की एफिशिएंसी के लिए सीपीयू का जो वर्ड साइज है जैसे कि 32 बिट और 64 बिट, यह बताता है कि एक बार में कितने बीट प्रोसेस किए जा सकते हैं। हाँ, बीट से हमको पता चलता है ना कि हमारे जो सीपीयू की एफिशिएंसी है वो कितनी है, हमारे हार्डवेयर की एफिशिएंसी कितनी है। हम इसको मापने के लिए क्या करते हैं, वर्ड साइज का यूज करते हैं। और वर्ड साइज 32 बिट का है, 64 बिट का है, 128 बिट का है ना, उसके लिए भी यूज होता है। तो 4 चीजों में यूज होता है, याद रखना। पहला तो डेटा के रिप्रेजेंटेशन में, दूसरा मेमोरी एड्रेसिंग में, तीसरा स्टोरेज का कैलकुलेशन करने में भी हम बिट बाइट का यूज करेंगे, और हार्डवेयर की एफिशिएंसी को जानने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, या कंपेयर करने के लिए बिट और बाइट जैसे मेमोरी का यूज करते हैं। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है, मैम आपको बता रही थी ना जब मैं हायरार्की पढ़ा रही थी, कि अरेंज करने का अगर दे दिया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तब ये कम आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होता है, बीट। उससे बड़ा होता है अगर निबल दिया है तो निबल, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, बाइट। बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी। ठीक है, ये एक्सप्लेन आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं कि कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसको बताता है। तो क्या केवल हार्डवेयर को बताता है, केवल सॉफ्टवेयर को बताता है, या कंप्यूटर के फंक्शनल यूनिट और उसके रिलेशंस को बताता है। तो हाँ, कंप्यूटर के जो भी फंक्शनल यूनिट हैं जैसे कि इनपुट आउटपुट है ना, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देखे थे, इन सबको बताने का काम करता है। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल का कार्य कौन करता है। तो हाँ, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, सीपीयू का ये मेन फीचर्स। एएलयू का काम क्या होता है, तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन यूज करने के लिए। मेमोरी का काम क्या होता है, तो ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ना, और साथ में हमको आउटपुट डिस्प्ले करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्या बोल रहा है, आउटपुट यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है, डेटा स्टोर करना, ये तो मेमोरी का काम है। डेटा को प्रोसेस करना, ये सीपीयू का काम है। डेटा इनपुट लेना, ये तो इनपुट डिवाइस का काम है। तो क्या काम करता है, ये प्रोसेस डेटा को दिखाने का काम करता है। मेमोरी की हायरार्की में सबसे तेज मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो हमको पता है ये रजिस्टर है, हमने देखा है। ठीक है, इसके बाद परमानेंट स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग होता है। तो परमानेंट स्टोर, रैम, ये तो प्राइमरी मेमोरी है, कैश भी प्राइमरी है, रजिस्टर भी टेम्परेरी डेटा स्टोरेज स्टोर करता है। सेकेंडरी मेमोरी है जो कि क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैश मेमोरी और उसके एडवांटेज के साथ एडवांस जो वर्जन है, डी रैम, इसके ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे, कैश मेमोरी पे बात करेंगे और डी रैम पे बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या क्वेश्चन पहला पूछ सकता है कि व्हाट इज कैश मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स रोल इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है डिस्क्रिप्टिव के 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपने फिर वही रखना है, पहले डेफिनेशन, फिर जो भी पूछ रहा है उसके बारे में बताना है, और उसके बाद अगर डायग्राम या एग्जाम्पल हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग तो वो बताना है। तो देखते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है। हाँ, हमने डायग्राम में भी ये चीज देखा है ना। और क्या करता है ये, फ्रिक्वेंटली जो भी डेटा अभी यूज हुआ है उनको स्टोर करने का काम करता है कौन, कैश। ठीक है, और क्या बोलेंगे, कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी दैट स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करने का काम जो है वो क्या करता है, हमारा कैश मेमोरी करता है। ठीक, क्या पूछ रहे हैं अब, रोल्स क्या है। तो सबसे पहले क्या क्या रोल होता है कैश मेमोरी का, तो कैश मेमोरी सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देती है। जैसे कि हमने बात किया कि रैम का जो स्पीड है कम होता है, सीपीयू का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो दोनों को थोड़ा सा असेंबल करने के लिए थोड़ा हम क्या करते हैं, स्पीड को मैनेज करने के लिए कैश मेमोरी को बीच में यूज करते हैं। ये क्या बोले, बार बार उपयोग होने वाले इंस्ट्रक्शन और डेटा जो कि हमको जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है। कैश मेमोरी क्या करता है, ये रैम से तो ये तेज होता है लेकिन रजिस्टर से ये धीमा होता है। ठीक है, और कैश मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये पूछा कैश मेमोरी के बारे में, आप ये डायग्राम जरूर से बता सकते हैं जहां पर सीपीयू मेन मेमोरी के बीच में कौन होता है, कैश मेमोरी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एडवांटेज क्या है कैश मेमोरी के। ठीक है, इंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। कैश मेमोरी बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू, ये तो सेम है ना, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग सीधे देखते हैं क्या इसका एडवांटेज क्या होता है। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो ये
एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। जो चीजें सीपीयू को रैम से लेने में मान लो 10 सेकंड लग रहा था, अब वो कैश में लेने में थोड़ा सा कम लग सकता है ना, रिड्यूस करेगा। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम मेन मेमोरी की तुलना में बहुत कम होता है, हाँ, क्योंकि ये सीपीयू से मतलब हाँ सीपीयू से करीब होता है ये। और चूंकि यह सीपीयू के बहुत करीब लेवल 1 या लेवल 2 वाले जो कैश की बात करें वो करीब होते हैं सीपीयू से, इसलिए सीपीयू को डेटा फैच करने में क्या होता है, टाइम कम लगता है इसमें, है ना, अगर हम रैम की तुलना में बात करें तो। सेकंड है इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करता है। जैसे ये सीपीयू की तेज प्रोसेसिंग स्पीड और रैम की धीमी एक्सेस स्पीड के बीच जो स्पीड गैप आ रहा है उसको कम कर देता है। क्या बोल रहा है, इससे सीपीयू को डेटा के लिए आइडियल नहीं बैठना पड़ता, जिससे ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। हम बेसिकली क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो हर टाइम कुछ ना कुछ काम करता रहे, सबसे एफिशिएंट वे में हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर पाए, है ना। तो अगर सीपीयू जो है उसको जल्दी से डेटा मिलेगा तभी ना वो जल्दी से प्रोसेसिंग करेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होता है, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम को हमको क्या करना है, फास्ट एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे क्या फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करता है ना, जो डेटा बार बार यूज होने वाले हो रहे हैं उनको स्टोर करके रखता है हमारा कैश। और ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जो प्रिंसिपल है उस पे काम करता है हमारा कैश, जिसके कारण बार बार इस्तेमाल होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। लोअर लेटेंसी, सिस्टम बस पर बहुत ट्रैफिक क्या हो जाता है, पहले ट्रैफिक ज्यादा था लेकिन अगर आपने क्या कर लिया, बार बार देखो क्या होता है, सीपीयू उसी डेटा को बार बार क्या कर रहा है, मांग रहा है किससे, रैम से। अब वही काम करने में ही हमारे बसेस लगे हुए हैं, तो हमारा क्या करता है, गैस जो है बीच में रहता है और सिस्टम बस का काम थोड़ा सा कम कर देता है, तो थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, क्योंकि सीपीयू को हर इंस्ट्रक्शन के लिए मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं है भाई, वो सीधे क्या करेगा, कैश मेमोरी से डेटा उठा सीपीयू को देगा, सीपीयू अपना काम करेगा, ठीक है। यह प्रोसेसर को कमांड्स पर तुरंत रिस्पॉन्स देने में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एडवांटेज है किसके, कैश मेमोरी के चार। पहले तो एक्सेस टाइम रिड्यूस करता है, सिस्टम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, और हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्टर बना देता है, और इससे क्या होता है, हमारी लेटेंसी जो है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। लेटेंसी मतलब डिले बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी और मैन मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो दोनों का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ऑनलाइन। तो ये क्या होता है, बहुत वेरी हाई स्पीड मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सीपीयू और रैम के बीच होता है। मेन मेमोरी क्या होता है, ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है जिस पर मेनली जो भी प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं, जहाँ वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखें डिफरेंस, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर देखें तो कैश मेमोरी जो है वो स्टैटिक रैम की टेक्नोलॉजी पर यूज हो काम करता है, मतलब काम करता है। और रैम जो है वो क्या करता है, डायनेमिक रैम की तकनीक पर काम करता है, ठीक है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ये दोनों पर होते हैं। कैश मेमोरी स्टैटिक रैम की टेक्निक पर काम करता है और मेन मेमोरी डायनेमिक। स्पीड की अगर बात करें तो कैश मेमोरी जो है वो ज्यादा फास्ट होता है, किसकी तुलना में, रैम की तुलना में, है ना। और यह सीपीयू और कैश की तुलना में धीमा होता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो हाँ, जो स्पीड है उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा भाई, तो उसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, और ये क्या है, सस्ती है। कैपेसिटी की अगर बात करें तो हमने बोला था जो जितना फास्ट होगा उतना ही वो क्या होगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। तो मेन मेमोरी की तुलना में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कम, ठीक है, और इसकी होती है अधिक। लोकेशन की बात करें तो यह सीपीयू चिप के अंदर ही रहता है मोस्टली, ठीक है, या फिर बहुत करीब उसके रहता है। लेकिन जो रैम है वो कहाँ पर होता है, ये मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। मदरबोर्ड में जहाँ पर मेमोरी का स्लॉट होता है वहां पर होता है क्या, रैम। डेटा स्टोर्ड अगर बात करें तो ये फ्रिक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन को रखता है, और ये क्या करता है, करेंटली जो भी एक्टिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके डेटा को स्टोर करने का काम करता है कौन, रैम, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप जरूर से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में फिर है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक। ये मैं डायनेमिक रैम इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि ना वो सिलेबस में एकदम लिखा हुआ है, उसमें कैश मेमोरी और एडवांस डायनेमिक रैम, इसलिए हम मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रही हूँ डायनेमिक रैम को भी, ठीक है। ऐसा हम लोग डायनेमिक रैम के बारे में उतना नहीं पढ़ते, पर यहाँ पर दिया हुआ है लिख के, तो हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब स्टैटिक रैम क्या होता है, यह फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो फ्लिप फ्लॉप का
कॉम्बिनेशन होता है कौन, स्टैटिक रैम। जब तक पावर रहती है तब तक ये डेटा को बिना रिफ्रेश किए क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर होता है डायनेमिक रैम, ये कैसा होता है, बना होता है कैपेसिटर से, और कैपेसिटर का उपयोग करता है तो इसमें जो है चार्ज जो है वो बार बार क्या होते हैं, लीक होने लगते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें डेटा को हम लोग कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं, ठीक है। आपको यही चीज सबसे ज्यादा याद रखना है, डायनेमिक रैम जो कैसे काम करता है कि यहाँ पर जो भी डेटा है वो मतलब डायनेमिक रैम बना किससे है, कैपेसिटर से। और कैपेसिटर में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है चार्ज लीक होने लगता है, चार्ज लीक होने लगा है तो हमारा डेटा भी क्या होने लगा है, इरेज होने लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाई कैपेसिटर को देंगे चार्ज, चार्ज के लिए एक अलग से सर्किट का यूज करेंगे और इसको चार्ज देंगे, जिससे हमारा डेटा जो है वो कंटिन्यूअस में बना रहेगा, डेटा इरेज नहीं होगा। बार बार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है किसको, डायनेमिक रैम को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन टेबल देखते हैं। अब ये चीज अगर आप समझ गए ना तो आधी चीजें आप समझ गए डायनेमिक रैम की, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो अगर स्टोरेज की बात करें तो जो स्टैटिक रैम है, ठीक है, अब ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है ना, तो फ्लिप फ्लॉप का यूज करेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। और डायनेमिक रैम जो है वो किससे बनेगा, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का उपयोग करके बनता है, ठीक है। अब रिफ्रेशिंग की बात करें तो इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती भाई, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप से बना है ना। लेकिन यहाँ पर हमको हर सेकंड क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एक सेकंड में सैकड़ों बार हमको रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें डेटा जो है, चार्जेस जो है वो लीक होने लगती है। स्पीड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है ना। अब ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक। अब अगर हम यूजेस की बात करें तो कैश मेमोरी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक रैम का यूज करते हैं। और मेन मेमोरी का यूज मतलब मेन मेमोरी को बनाने में डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो हम बात करें जो फास्टेस्ट होगा वही क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। अब ये स्लोवर है तो इसलिए क्या है, ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव है। अगर डेंसिटी और साइज की बात करें तो ये कम जगह घेरती है, ठीक है ना। और ये जो है हाई डेंसिटी है, ज्यादा जगह जो है घेरती है, कहाँ पर, जहां पर ये होता है मेमोरी वहां, ठीक है। ये था किसका, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताओ और ये बताओ कि ये हाउ डज इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा देता है, कैसे इम्प्रूव कर देता है, कौन, हमारा कैश, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको कैश मेमोरी का डेफिनेशन बताना है, अब उसके बाद हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर ये काम करता है। अब ये सिद्धांत कैसे काम करता है, जिसका अर्थ है कि सीपीयू द्वारा हाल ही में एक्सेस किए गए डेटा या उसके आसपास के डेटा के दोबारा उपयोग होने की संभावना अधिक होती है, उनको स्टोर करने का काम करता है कौन, कैश, ठीक है ना। फ्रिक्वेंटली डेटा है जिनको सिर्फ बार बार यूज कर रहा है उनको ही स्टोर करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है कौन, हमारा कैश। लेकिन मेन हमको क्या पूछा था कि ये हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहला ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। जैसे कि हम ऊपर बात किए थे, सीपीयू का जो स्पीड है रैम की तुलना में कम होता है, इसलिए हम बीच में रखते हैं। कैश मेमोरी ये जैसे बफर के जैसा काम करता है, जो क्या करता है, रैम से डेटा उठा के रखते हैं और सीधे सीपीयू को दे देता है, तो एक्सेस टाइम इसमें कम लगता है, ठीक है। और सेकंड जो है वो क्या है, स्पीड गैप में यहाँ पर ये काम करता है, सेम इसमें भी यही आएगा। स्टोरेज फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो भी डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन बार बार यूज हो रहे हैं, है ना, उसी को क्या करेगा, हमारा कैश स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और हर बार सिस्टम बस के जरिए हमको रैम तक जाने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है अगर हम लोग कैश यूज करें। अब लेवल्स की बात करें तो मॉडर्न प्रोसेसर्स में लेवल जो है मतलब कैश के जो लेवल है वो अलग अलग होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप लोग थोड़ा सा सीएसए पढ़े होंगे ना, उसमें कैश मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें आप अच्छे से ये पढ़े होंगे, ये है ना। लेवल 1 जो है वो सबसे तेज होता है, जो सीपीयू के सबसे करीब होता है ना। फिर लेवल 2 है वो सीपीयू से थोड़ा दूर होगा, तो उसका जो एक्सेसिंग है वो थोड़ा सा स्लोवर हो जाएगा, जो परफॉर्मेंस को और अधिक बूस्ट करने का काम करता है। ये जो लेवल्स हैं, लेवल 1 जो है कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। इस तरह से हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है और ज्यादा क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है कि कैश मेमोरी हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में कैसे योगदान देता है अपना, तो सिस्टम को रिड्यूस करता है, स्पीड गैप में ब्रिज के जैसे काम करता है,
फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करता है, जिससे सीपीयू को वो डेटा तुरंत मिल जाती है और उसको वेट करना नहीं पड़ता। और जो लेवल ऑफ कैश, इनके कारण हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग अगर देखें तो डायनेमिक रैम क्या होता है और एडवांस डायनेमिक रैम का ऑर्गेनाइजेशन हमको पढ़ना है। बेसिकली ये हमको सिलेबस में भी तो दिया है। तो डायनेमिक रैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो डायनेमिक रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है ना। इसलिए डेटा को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। अरे यार, मैं ये क्या क्या पढ़ दी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक बीट को एक सेपरेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ का हर एक बीट जो है वही क्या है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, जितना कैपेसिटर होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस वो स्टोर करके रखेगा। और कैपेसिटर का चार्ज जैसे जैसे लीक होने लगेगा तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर जो भी डेटा है वो होना शुरू कर देगा इरेज, है ना। तो इसलिए हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक, अब एडवांस डायनेमिक रैम का ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डायनेमिक रैम की कमियां को दूर करने के लिए, ठीक है, हम क्या किए, एडवांस डायनेमिक रैम का आर्किटेक्चर डेवलप किए हैं। ठीक है, मेनली मतलब क्यों हम यूज किए, क्यों एडवांस डायनेमिक रैम का उपयोग करने लगे, तो उसका कारण वही है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डायनेमिक रैम है उसका स्पीड बहुत कम होता था। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है एसडी रैम। ठीक है, अब ये किसके पार्ट है, ये सभी एडवांस डायनेमिक रैम है ना। डायनेमिक रैम के बाद और जो जो वर्जन है उनको हमको पढ़ना है यहाँ पर बेसिक। सबसे पहला कौन सा है, एसडी रैम, जिसको बोलते हैं क्या, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। अब ये क्या करता है, यह सीपीयू के सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करती है। ठीक है, दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, इससे सीपीयू की डेटा को इंतजार नहीं करना पड़ता है, जिससे परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, डीडीआर एसडी रैम, डबल डेटा रेट एसडी रैम। अब यह तकनीक क्लॉक सिग्नल के दोनों एजेस, राइजिंग और फॉलिंग पर डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, यह स्टैंडर्ड डायनेमिक रैम की तुलना में दोगुनी गति से फिर डेटा भेजने का काम करता है। ठीक है, जैसे इसमें आधुनिक वर्जन के DDR3, DDR4, DDR5 ये सब है जो भी यहाँ पर मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, और एक होता है यहाँ पर कौन सा, रैम बस डायनेमिक रैम। यह एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरफेस का उपयोग करती है, जिसमें डेटा एक बहुत पतली लेकिन बहुत तेज बस ये चैनल के जरिए जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाई स्पीड इंटरफेस का यूज कर रहा है, ये याद रखना। कैश डी रैम ये क्या करता है, इसमें एक छोटा एस रैम बफर जो कैश है ना, एस रैम बफर जो है उसी को हम बोलते हैं कैश, सीधे डायनेमिक रैम चिप के अंदर ही लगा दिया जाता है। डी रैम के अंदर ही आप करो, एस रैम को लगा दो, तो इससे अक्सर उपयोग होने वाले डेटा जो है और जो है फास्टली एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एडवांस डायनेमिक रैम ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वर्जन है, जिसमें सबसे पहला एस डी रैम है जो सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करती है। दूसरा क्या होता है, DDR SD रैम, इसमें डबल डेटा रेट ये लगा होता है, एक जो होता है वो राइजिंग का काम करता है, एक जो है वो फॉलिंग का काम करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो और ज्यादा स्पीड से सीपीयू को मिलने लगता है। ठीक, रैम बस डी रैम ये क्या करता है, हाई स्पीड इंटरफेस का काम करता है, जिससे हमारा डेटा का ट्रांसफर स्पीड और बढ़ जाता है। अब की कैश रैम में भी इसका यूज होता है ना, कैश रैम के अंदर ही हम डी रैम लगा देते हैं, जिससे और ज्यादा डेटा फास्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है डी रैम सेल का, ये पढ़ना है हमको। ठीक है, और ये रिफ्रेशिंग क्यों रिक्वायर्ड है, इसमें हम क्यों बार बार रिफ्रेश करते हैं, एंड हाउ डज इट अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम के परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको फिर से क्या करना है, जिसके बारे में भी ये पूछा पहले आपको डेफिनेशन बताना है। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी है ना, जहाँ प्रत्येक बीट को एक सेपरेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जर के रूप में स्टोर किया जाता है। हर बीट को हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर के अंदर रखेंगे। चलो, अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहला होता है कंपोनेंट। तो एक सिंगल डायनेमिक रैम सेल्स मुख्य रूप से एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बना होता है। कई बार ना एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि यहाँ पर डी रैम का एक सेल किससे बनता है, तो एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से मिलकर बनता है। और एस रैम किससे बनता है, हम लोग पढ़े थे, एक फ्लिप फ्लॉप से बनता है। ठीक है,
वर्किंग कैसे? कैपेसिटर का उपयोग बाइनरी 1 या बाइनरी 0 को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है जो कैपेसिटर को रीड या राइट करने की परमिशन देता है। ठीक है, अब रिफ्रेशिंग की जरूरत क्यों है? पूछ तो यही रहा था, इसी के बारे में बताते हैं। तो कैपेसिटर की प्रकृति के कारण इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो क्या होता है, समय के साथ होने लगता है लीक। अब डेटा को इरेज होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड में कई सैकड़ों बार हम क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रीड और राइट करना पड़ता है जिसे रिफ्रेशिंग हम लोग बोलते हैं। बार बार रीड राइट आप करोगे, उसी वही प्रोसेस को ही हम बोलेंगे यहाँ पर रिफ्रेशिंग का प्रोसेस। इसी कारण इसे डायनेमिक भी कहा जाता है। डायनेमिक मतलब जो चीजें चेंज होती रहती है उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, डायनेमिक, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रही है, चीजें बार बार चेंज हो जा रही है, इसलिए हम लोग उसको रिफ्रेश कर रहे हैं बार बार। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। चलो, अब इसके बाद क्या होता है, अब ये इम्पैक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस में इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये देखें। एक्सेस डिले हो जाता है ना, जब बार बार आप मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं तब क्या होता है, सीपीयू इसे एक्सेस नहीं कर पाता। जिस टाइम आप रिफ्रेश कर रहे हैं उस टाइम में सीपीयू एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो सीपीयू को करना पड़ेगा वेट करेगा, तो इसलिए हमारा एक्सेस टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा एक्सेस टाइम, है ना। पावर कंजप्शन की अगर बात करें तो बार बार रिफ्रेश करने के कारण डायनेमिक रैम और ज्यादा पावर कंजप्शन करता है, पावर कंज्यूम करता है ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें थी जो रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है बार बार, और ये हमारे सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। चलो, अब यहाँ पर ना मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रखूंगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, आप भाग नहीं जाइए, अरे यार हमसे बनता नहीं, ऐसा नहीं है। बस आप यहाँ पर बैठिए, आप इसको पढ़ेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ आए, मैं एकदम इजी वे में आपको बताऊंगी। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या पूछ रहे हैं। अ सिस्टम हैज अ 32 बिट एड्रेस बस। ठीक है, कैलकुलेट मैक्स रैम कैपेसिटी इन जीबी। तो इन सबको छोड़ो, आप पहले ये जानो कि एड्रेस बस की यहाँ पर बात किया है, तो आपको पता है अगर आप 2 बिट का यूज करते हैं तो कितने एड्रेस बस इससे बनाए जा सकते हैं। मान लो मैं 2 बिट के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो 0 0 होता है, एक 0 1, एक होता है 1 0 और एक होता है 1 1। तो ऐसे आप 4 एड्रेस बना सकते हो अगर आपके पास 2 बिट है। तो वैसे ही मतलब 2 बिट मतलब 2 to the power 2 जो है वो एड्रेस बस बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बन रहे हैं, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पर 32 बिट एड्रेस बस दिया है मतलब कि 2 to the power 32 जो है वो एड्रेसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो 32, अब ये बाइट में चला गया, बाइट टोटल लोकेशंस हो सकते हैं, टोटल एड्रेसेस आप बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है ना, इसको आपको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करना है कि आपको पता है कि 2 to the power 10 10 ये क्या होता है, 1 KB, 1 KB होता है ना। और 2 to the power 20 कितना होता है, तो 1 MB। और 2 to the power 30 ये कितना होता है, तो 1 GB, है ना। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो देखो यहाँ पर पूछा किस में है क्वेश्चन, जीबी में, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 to the power 30 में लाएंगे। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, 2 to the power 32 है तो एक तो मैं रखूंगी 2 to the power 30, है ना, और मल्टीप्लीकेशन 2 to the power 2। अगर मैथ्स में वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे ना, A × M A × N, ये क्या बन जाता है, A to the power M + N बन जाता है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं एक सिंगल यूनिट को ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक, तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 to the power 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 GB के बराबर, है ना। तो 1 GB × 4 क्या हो जाएगा, फाइनली 4 GB हो जाएगा। समझ आ गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली 2 to the power 32 को 2 to the power 30 और 2 to the power 2 में डिवाइड करी। 2 to the power 2 तो होता है 4, और 2 to the power 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 GB। 4 × 1 GB = 4 GB। समझ आ गया। अगला देखते हैं, कैलकुलेट टोटल बाइट्स इन 256 MB। कितने बाइट है इसमें ये बताना है, एंड बिट्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस ईच बाइट, और कितना बिट रिक्वायर्ड होगा हर एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे क्या है। तो क्वेश्चन हमको दिया है 256 MB। ठीक, अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 256 MB लिखा है, MB लिखा है भाई, हाँ हमको समझ आ गया। हम क्या करेंगे, अगर वो MB लिखा है तो 2 to the power 20 लिख देंगे उसकी जगह।
अब बच गया क्या 2 टू द पावर 256। अब ये किसके पावर में चला जाएगा 2 के पावर 8 में। 2 टू द पावर 8 किसके बराबर होता है 256 के बराबर होता है। यस। तो अब इन दोनों को अगर हम करते हैं क्या मल्टीप्लाई, ये वाला रूल्स लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा ऊपर का जो पावर है वो आपस में। लेकिन ये याद रखिएगा बेस सेम होना चाहिए, है ना। ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन, मतलब ये बेस सेम हो 2 ही हो तभी ये दोनों पावर आपस में ऐड होंगे। दे दिया 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4, आप कर दिए इन दोनों को ऐड, तो ऐसा नहीं होगा। सेम बेस होना चाहिए, सेम बेस है तो ऊपर के पावर क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 टू द पावर 28 बाइट्स, बाइट्स और बिट्स दोनों पूछा था। टोटल बाइट्स कितने हैं 28 बाइट है, 2 टू द पावर 28 बाइट है ना। तो कितना एड्रेस के लिए बीट यहाँ पर यूज होगा, है ना। अब यहाँ पर उल्टा पूछ दिए कितने एड्रेस के लिए बीट यूज होगा, तो हम किसको लेंगे भाई 28 को। तो 28 बीट जो है वो एड्रेस के लिए यूज होगा, है ना, एड्रेस के लिए हो जाएगा। और उसके बाद 2 टू द पावर 28 लोकेशन के लिए आपको क्या होगा, यही इसी का एक्सप्लेनेशन बताया है कि 28 बिट्स की आवश्यकता है अगर आपको 2 टू द पावर 28 लोकेशन या एड्रेसेस बनाने हैं तब, ठीक है। तो टोटल बीट कितना लगा 28 बीट, टोटल बाइट कितना लगा 2 टू द पावर 28 बाइट। ठीक, ये बेसिक है, बस अगर आप इतना याद रख लिए ना तो बस आपका काम बन जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको जरूर से समझ आ जाए। चलो अब एमसीक्यूज करें, एक मिनट। अब इसमें ना एमसीक्यू थोड़ा सा मिक्स टाइप को आपको मिलेगा तो थोड़ा देख लेना। सबसे पहले तो कैश मेमोरी किसके बीच होता है, तो आपको पता है किसके बीच होता है भाई, सीपीयू और रैम के बीच होता है, ऑप्शन बी। डी रैम में डेटा कैसे स्टोर होता है, तो डी रैम में कैसे होता है, फ्लिप फ्लॉप से होता है क्या, नहीं ये तो होता है स्टैटिक रैम में, है ना। कैपेसिटर से होता है क्या, हाँ कैपेसिटर से होता है भाई, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा बी। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्टोरेज को बढ़ा देता है ना, कॉस्ट कम कर देता है, नहीं कॉस्ट तो बढ़ेगा, स्पीड को बढ़ा देता है, हाँ किसकी स्पीड को, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो पावर सेव करने के लिए, डेटा लॉस को रोकने के लिए। आंसर हो जाएगा क्या बी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो हम लोग पढ़ लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब, है ना, ब्लॉक डायग्राम में पढ़े ना। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी टाइप्स में पढ़ ली, यूनिट्स भी पढ़ लिए, इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस कर लिए, एडवांस डायनेमिक रैम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, ये सब पढ़ लिया है ना। तो उसके बाद अब हम लोग का ये फर्स्ट वाला जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। इससे मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराई हूँ जो पॉसिबल है, इससे एमसीक्यूज भी कराई हूँ, और 4 मार्क्स में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मुझे ऐसा लग रहा था वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ में सोल्यूशन के साथ बता दी हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ना इसको हम लोग कल कर लेते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, है ना, कल की क्लास में। क्योंकि ये छोटा है ना तो मैं क्या करूँगी ना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ पढ़ा दूंगी। तो आज की क्लास में थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगी, कल फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी अलग अलग वीडियो में, तो समझ में नहीं आएगा। तो एक साथ हम लोग सॉफ्टवेयर में डिस्कशन करेंगे कल। तो आज के लिए आप इतना ही आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट्स लेके आती रहूं।